प्रकृति लामसाल एक 20 वर्षीय नेपाली छात्रा जो भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या के आईआईटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी, अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। शुरुआती जांच से यह आत्महत्या का मामला माना गया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, यह साफ होता गया कि यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक गहरे अपराध की कहानी थी जिसमें उत्पीड़न, ब्लैकमेल और संस्थागत लापरवाही का घिनौना मेल था। प्रकृति एक महत्वाकांक्षी और मेहनती छात्रा थी। नेपाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बावजूद उसने हमेशा बड़े सपने देखे थे। उसे तकनीक में रुचि थी और वह अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। जब उसे भारत के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ाई का मौका मिला तो उसके परिवार ने गर्व और उम्मीदों के साथ उसे भेजा था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी बेटी वहां न केवल पढ़ाई बल्कि डर, मानसिक प्रताड़ना और निराशा से भी जूझेगी। केआईआईटी में प्रकृति की मुलाकात अद्विक श्रीवास्तव से हुई, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था। शुरुआत में अद्विक एक दोस्त की तरह था, लेकिन जल्द ही उसका व्यवहार बदलने लगा। उसने प्रकृति के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, उसे नियंत्रित करने की कोशिश की और धीरे धीरे उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रकृति ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह परेशान करना शुरू हुआ तो उसने उससे दूरी बनाने की कोशिश की। अद्विक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसे धमकाना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, अपमानजनक बातें कहता था और यहां तक कि उसे ब्लैकमेल भी करता था। एक ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें कथित तौर पर अद्विक को प्रकृति को गाली देते और धमकाते हुए सुना जा सकता था। प्रकृति ने इस बारे में अपने दोस्तों से बात की थी। उसने यह भी बताया था कि अद्विक उसे सोशल मीडिया पर परेशान करता था, उसके बारे में अफवाहें फैलाता था और उसे बदनाम करने की धमकी देता था। प्रकृति ने इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। उसने विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय आईआरओ में शिकायत दर्ज कराई। उसे उम्मीद थी कि संस्थान उसकी सुरक्षा करेगा, लेकिन प्रशासन ने केवल एक मामूली चेतावनी देकर मामले को बंद कर दिया। यह लापरवाही प्रकृति के लिए एक गहरी चोट थी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली थी, कि विश्वविद्यालय की नजर में उसकी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी चुप्पी थी। घटनाएं तेजी से बदतर होती गईं। अद्विक ने अपनी हरकतें जारी रखीं और प्रकृति लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी। 16 फरवरी 2025 की शाम को वह अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लगा, लेकिन उसके दोस्तों और परिवार को यकीन था कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही अद्विक श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया। दिलचस्प बात यह थी कि अद्विक को भुवनेश्वर छोड़ने की कोशिश करते समय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था। पुलिस को उसके नाम की एक फ्लाइट टिकट मिली थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह घटना के बाद भागने की योजना बना रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो वह पहले तो चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने कबूल किया कि वह और प्रकृति के बीच तनाव था। इस मामले ने पूरे केआईआईटी विश्वविद्यालय को हिलाकर रख दिया। छात्रों में आक्रोश फैल गया। खासकर नेपाली छात्र गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी साथी छात्रा के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि अद्विक को कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इस गुस्से के जवाब में जो हुआ, उसने और भी ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अचानक सभी नेपाली छात्रों को तुरंत हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया। प्रशासन का दावा था कि यह उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा था, लेकिन छात्रों ने इसे जबरन निष्कासन करार दिया। उन्हें बसों में भरकर कटक रेलवे स्टेशन भेज दिया गया, जहां कई छात्रों के पास न तो ट्रेन टिकट थे और न ही घर जाने की कोई योजना। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के कर्मचारियों ने जबरन उनके कमरे खाली करवाए। जो छात्र विरोध कर रहे थे उन्हें धमकाया गया और कुछ को मारा भी गया। एक नेपाली छात्र ने मीडिया से कहा, हमें जबरन हॉस्टल से निकाला गया, हमें कोई ट्रेन टिकट नहीं दिया गया, बस ये कहा गया कि जल्दी से निकलो। जो नहीं मान रहे थे उन्हें पीटा गया। यह मामला नेपाल तक पहुंचा। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस पर चिंता जताई और भारतीय अधिकारियों से बातचीत की।
नेपाल सरकार ने अपने राजनयिकों को भुवनेश्वर भेजा ताकि नेपाली छात्रों की मदद की जा सके। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भी बयान जारी किया कि न्याय दिलाने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। छात्रों के बढ़ते दबाव और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद केआईआईटी प्रशासन को झुकना पड़ा। उन्होंने नेपाली छात्रों से वापस लौटने की अपील की और आश्वासन दिया कि उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन छात्रों का भरोसा टूट चुका था। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी डर है कि अगर वे वापस गए तो फिर से उनके साथ अन्याय होगा। प्रकृति लामसाल की मौत ने भारतीय विश्वविद्यालयों में महिलाओं और विदेशी छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर उसकी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता, अगर अदविक के खिलाफ समय रहते कड़ी कार्रवाई हुई होती, तो शायद वह आज जिंदा होती। ये सिर्फ एक छात्रा की आत्महत्या नहीं थी, ये एक पूरी प्रणाली की विफलता थी जिसने एक पीड़िता की चीखों को अनसुना कर दिया और उसके मरने के बाद भी उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की। इस पूरे मामले ने यह दिखा दिया कि कैसे संस्थाएं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छात्रों की सुरक्षा से समझौता कर सकती है। न्याय केवल अदविक की गिरफ्तारी से नहीं मिलेगा, बल्कि तब मिलेगा जब विश्वविद्यालयों में ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से लें, पीड़ितों को सुरक्षा दें और अपराधियों को बचाने की जगह उन्हें सजा दें। प्रकृति लामसाल की आत्महत्या एक चेतावनी है, सिर्फ केआईआईटी के लिए नहीं, बल्कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए। यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी छात्र या छात्रा सिर्फ एक नामांकन संख्या नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसकी जिंदगी, उसकी सुरक्षा और उसका सम्मान संस्थान की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।